तसव्वुर कीजिए कि एक 1.5 साल के छोटे से बच्चे को एक बहुत ही मामूली सी रूटीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। हाँ, ये तो किसी भी परिवार के लिए बहुत आम बात लगती है। बिल्कुल, सब कुछ ठीक लग रहा होता है और परिवार को पूरी उम्मीद होती है कि बच्चा कुछ ही घंटों में ठीक होकर उनके हाथों में होगा। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर थिएटर से बाहर आते हैं, एकदम से कहानी पलट जाती है। वही तो पता चलता है कि बच्चे के शरीर का एक अहम अंग पूरी तरह से निकाल दिया गया है, और वो भी बिना किसी ऐसी सहमति के जिसे परिवार सच में समझ पाया हो। बाप रे, ये तो सुनने में ही इतना डरावना लगता है ना? एक ऐसी स्थिति जहां किसी की जान बचाना ही एक संगीन जुर्म का रूप ले लेता है। और देखिए, यही वो मोड़ है जहां मेडिकल साइंस की जो एक निश्चित दुनिया है ना, और इंसानी नैतिकता की धुंधली दुनिया आपस में बुरी तरह टकराती हैं। आज के इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसी एक उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के 6 अप्रैल 2026 के उस ऐतिहासिक दस्तावेज का पुलिंदा है। केस का नाम है डॉक्टर एस बालागोपाल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सही कहा। और इस केस की जो फाइल है ना, वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऑपरेशन थिएटर अचानक से मेडिकल एथिक्स के सबसे बड़े चक्रव्यूह में बदल गया। तो इस डीप डाइव में हमारा असल मकसद क्या है? हम इस दस्तावेज के जरिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पूर्ण जानकारी के साथ ली गई सहमति और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले नैतिक प्रोटोकॉल्स की असलियत को उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल के कंसेंट फॉर्म पर तो किसी न किसी दिन हर इंसान को दस्तखत करने ही पड़ते हैं, है ना? तो ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। चलिए तो इस मुद्दे को खोलकर समझते हैं। दस्तावेजों के पन्नों को पलटें तो इस पूरी घटना की शुरुआत उसी 1.5 साल के बच्चे से होती है जिसे हर्निया और अनडिसेंडेड टेस्टिकल की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था। हाँ, आम भाषा में कहें तो वृषण या टेस्टिकल अपने सही स्थान यानी स्क्रोटल सैक में नेचुरल तरीके से नहीं आ पाया था। राइट। तो बच्चे के पिता, जो इस कानूनी लड़ाई में डिफैक्टो कंप्लेनेंट थे, उनका दावा है कि अस्पताल में सिर्फ ऑकिडोपैक्सी नामक सर्जरी के बारे में बात हुई थी। यानी वो प्रोसीजर जहां उस अनडिसेंडेड टेस्टिकल को सर्जिकल तरीके से उसकी सही जगह पर लाया जाता है। हाँ, बस वही। लेकिन सर्जरी खत्म होने के बाद जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि सर्जन ने ऑर्किडेक्टमी कर दी है। मतलब उस टेस्टिकल को हमेशा के लिए शरीर से बाहर निकाल दिया गया है। ये एक पिता के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। उनका आरोप था कि सर्जरी शुरू होने से पहले खुद ऑपरेटिंग सर्जन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 99% मामलों में टेस्टिकल निकालने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। 99%? जब इतना बड़ा आश्वासन दिया गया था तो अचानक टेस्टिकल को रिमूव करने का फैसला लेना परिवार के लिए एक गहरा सदमा तो होगा ही। वही ना, उनका दावा था कि उनसे किसी अंग को निकालने की कोई खास और स्पष्ट सहमति मांगी ही नहीं गई थी। पर देखिए, मुद्दा सिर्फ सहमति ना होने का नहीं था। कानूनी तौर पर आरोप इससे कहीं ज्यादा संगीन थे। अच्छा, क्या थे आरोप? पिता का सीधा दावा था कि डॉक्टर ने खुद को बाद में कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए उस फॉर्म में फॉर्जरी की। मतलब फर्जीवाड़ा किया। हाँ, एक तरह से कागजों के साथ हेरफेर किया गया और ऑकिडेक्टमी शब्द फॉर्म में चुपके से बाद में जोड़ दिया गया। इस आरोप का वजन इतना था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इंडियन पीनल कोड की संगीन धाराएं लगा दी। बाप रे, ये तो बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। धारा 465 और 471 जो फर्जीवाड़े और जाली दस्तावेज बनाने से जुड़ी हैं। धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, और धारा 336 जो एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा धब्बा हो सकती है। यानी लापरवाही से मरीज की जान जोखिम में डालना। एकदम सही। अब आप सोच कर देखें इसको, अगर हम आम जिंदगी के उदाहरण से समझें, जैसे आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास सिर्फ ऑयल चेंज कराने ले जाएं, हाँ, और वो बिना पूछे गाड़ी का इंजन ही निकाल दे। ये सुनने में कितना डरावना लगता है सच में। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसानी शरीर कोई गाड़ी की मशीन नहीं है। हाँ, ये तो है। साल 2008 में दर्ज हुआ ये क्रिमिनल केस सालों तक चलता रहा। लेकिन जब बात ऑपरेशन थिएटर की आती है ना, तो कानून और आम जिंदगी के नियम थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। वो कैसे? देखिए, बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख सकता है, पर जब किसी व्यक्ति का शरीर खोला जाता है तो अंदर की स्थितियां अचानक और बेहद बुरी तरह से अलग निकल सकती हैं। मतलब अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बिल्कुल। एक सर्जन के सामने सबसे बड़ा नैतिक संकट यही होता है कि ऐसी अचानक बदली हुई स्थिति में वो मरीज की भलाई चुने या फॉर्म पर लिखे शब्दों की लकीर पीटते हुए मरीज को वैसी खतरे में छोड़ दे। तो यहाँ सवाल ये उठता है
कि उस बंद ऑपरेशन थिएटर में आखिर उस 1.5 साल के बच्चे के शरीर में ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन मिल गई थी जिसने इतने अनुभवी सर्जन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यही तो ट्विस्ट है। इस सवाल की गहराई नापने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए 3 सदस्यों का एक विशिष्ट मेडिकल बोर्ड बनाया। अच्छा, 3 डॉक्टर्स थे इसमें। हाँ, इस बोर्ड में सरकारी अस्पताल के 3 बड़े मेडिकल दिग्गज शामिल थे। एक पीडियाट्रिक सर्जन, एक पैथोलॉजिस्ट और एक ऑन्कोलॉजिस्ट। वाओ, मतलब पूरे एक्सपर्ट्स की टीम थी। एकदम। और जब इन एक्सपर्ट्स ने फाइल और रिपोर्ट्स की बारीक जांच की तो सच्चाई बिल्कुल ही पलट गई। क्या मिला उन्हें? बोर्ड की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि जब सर्जन ने बच्चे का शरीर खोला तो वहां कोई नॉर्मल टेस्टिकल था ही नहीं। बायां टेस्टिकल बेहद छोटा, सिस्टिक और डिस्प्लास्टिक हो चुका था। डिस्प्लास्टिक, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? दस्तावेजों में इसके लिए एक बेहद तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया गया है, नोबिन ऑफ टिश्यू, यानी एक ऐसा मांस का टुकड़ा जो सिर्फ 0.7 सेंटीमीटर का था और पूरी तरह बेकार हो चुका था। ओह, सिर्फ 0.7 सेंटीमीटर। पर एक आम इंसान के जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि चलो, मांस का टुकड़ा छोटा था, बेकार था, पर उसको निकालकर बाहर फेंकना क्यों जरूरी था? हाँ, आम आदमी इजीली सोच सकता है कि उसे वहीं रहने दिया जाता तो शायद कोई नुकसान नहीं होता। वही तो। क्या सिर्फ आकार में छोटा होना उसे शरीर से अलग करने की वजह बन सकता है? यही वो जगह है जहां मेडिकल साइंस के मैकेनिज्म्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक अनडिसेंडेड टेस्टिकल को अंदर छोड़ देना किसी टाइम बॉम्ब को छोड़ने जैसा है। टाइम बॉम्ब? मतलब इतना खतरनाक है? बिल्कुल। ह्यूमन एनाटॉमी में टेस्टिकल्स का शरीर के बाहर यानी स्क्रोटम में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां का तापमान शरीर के कोर टेम्परेचर से लगभग 2 या 3 डिग्री ठंडा होता है। अच्छा, ठंडा माहौल उनके सही विकास के लिए जरूरी है, राइट? हाँ, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वो जरूरी है। लेकिन जब वो टेस्टिकल शरीर के अंदर यानी पेट की कैविटी में फंसा रह जाता है तो उस जगह का ज्यादा तापमान उसके सेल्स के लिए खतरनाक साबित होता है। तो ज्यादा हीट की वजह से कुछ नुकसान होता है? इस लगातार हीट की वजह से वो सेल्स म्यूटेट करने लगते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ने साफ कहा कि इस म्यूटेशन की वजह से आगे चल के उस 0.7 सेंटीमीटर के नोबिन में मैलिग्नेंसी यानी कैंसर बनने का बहुत बड़ा खतरा था। बाप रे, कैंसर का खतरा! इसका सीधा सा मतलब है कि वो छोटा सा टुकड़ा भविष्य में उस बच्चे के लिए एक जानलेवा कैंसर का रूप ले सकता था। सही बात है। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि पीडियाट्रिक सर्जन ने टॉर्शन के खतरे पर भी जोर दिया। टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन का मतलब है जब उस हिस्से की नसें अंदर ही अंदर आपस में बुरी तरह मुड़ जाती हैं। उस ब्लड सप्लाई के रुकने से गैंग्रीन पैदा होता है जो सिर्फ बेहद दर्दनाक ही नहीं बल्कि उस छोटे बच्चे की जान भी ले सकता था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मेडिकली देखें तो डॉक्टर ने बच्चे की जान बचाने और भविष्य के खतरों को टालने के लिए बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर हम इस मुद्दे को थोड़ा और विस्तार से देखें तो मेडिकल एथिक्स का एक मुख्य सिद्धांत है बेनिफिसेंस, यानी मरीज की भलाई करना। हाँ, डॉक्टर की पहले ड्यूटी वही होती है। बिल्कुल, बिना किसी स्वार्थ के मरीज की सबसे बेहतर भलाई करना। उस सर्जन ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उस बच्चे के भविष्य को कैंसर और गैंग्रीन जैसे खतरों से बचा लिया। मेडिकली उनका फैसला एकदम सटीक था और इसमें लापरवाही का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन देखिए, यहाँ ये बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। मेडिकल साइंस की इस कामयाबी के ठीक बाद ही पेपर वर्क और कानून का वो चक्रव्यूह शुरू होता है। वही असल प्रॉब्लम बन गई थी। मुद्दा ये नहीं था कि इलाज गलत हुआ, मुद्दा ये बन गया कि इलाज का तरीका संचार यानी कम्युनिकेशन की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। प्रोसीजर मेडिकली सही था, पर क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पालन हुआ? हाँ, जब मरीज की भलाई यानी बेनिफिसेंस और मरीज के अपने फैसले लेने के हक, जिसे एथिक्स में ऑटोनॉमी कहते हैं, इन दोनों के बीच टकराव होता है तो स्थिति वहां से बिगड़नी शुरू हो जाती है। दस्तावेजों में मौजूद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज की रिपोर्ट इस विवाद पर काफी रोशनी डालती है ना? बिल्कुल। डायरेक्टर ने इस मामले की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर को एक विस्तृत लेटर लिखा था। उस लेटर ने इस बात की पुष्टि की कि जिस कंसेंट फॉर्म पर परिवार के हस्ताक्षर थे उस पे पहले से ही छपाई हुए रूप में यानी प्रिंटेड फॉर्मेट में बायलैटरल ऑर्किडोपेक्सी, लेफ्ट ऑर्किडेक्टमी लिखा हुआ था। अच्छा, तो मतलब दोनों सर्जिकल ऑप्शंस फॉर्म पर मौजूद थे? हाँ, पहले से थे। लेकिन डायरेक्टर ने अपने लेटर में एक बेहद अहम नैतिक कमी की तरफ इशारा किया। अस्पताल ने एक ऐसे आम छपाईकृत फॉर्म का इस्तेमाल किया था जिसमें मेडिकल साइंस की जटिल लैटिन और ग्रीक भाषा पर आधारित
टर्मिनोलॉजी थी। ओहो, वही सबसे बड़ी गलती थी। ऑर्किडेक्टमी जैसा भारी शब्द एक आम इंसान या एक डर और घबराहट में बैठे पिता के लिए बिल्कुल अनजान ही होगा ना। वही ना, अगर फॉर्म पर ऐसे जटिल मेडिकल शब्द लिखे हैं जिनका मतलब किसी साधारण आदमी को समझ ही नहीं आता, तो उस कागज पर लिए गए दस्तखत आखिर किस काम के? मुझे भी यही लगता है। ये एथिक्स और लॉ का सबसे गहरा टकराव है। अगर दस्तखत करने वाले को पता ही नहीं कि ऑर्किडेक्टमी का मतलब अंग काटकर अलग कर देना है, तो क्या हम इसे सच में इन्फॉर्म्ड कंसेंट कह सकते हैं? सही सवाल है। या ये बस अस्पतालों को आगे कानूनी शिकंजे से बचाने का सिर्फ एक पेपर प्रोटोकॉल बनकर रह गया है? एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। कानून और चिकित्सा नैतिकता दोनों यहीं आकर दो अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, कानून आमतौर पर दस्तावेज पर किए गए साइन को प्रमाणित मानता है। अगर फॉर्म पर लिखा है और आपका साइन है, तो कानूनी तौर पर आपने कंसेंट दी है। कानून तो पेपर्स पे ही चलता है। पर एथिकल प्रोटोकॉल किससे कहीं ज्यादा गहराई की मांग करता है। नैतिकता कहती है कि फॉर्म पर पेन चलाने से पहले उस सर्जन की जिम्मेदारी है कि वो आम बोलचाल की भाषा में सर्जरी के नतीजे, उसमें शामिल खतरे और ऑप्शंस के बारे में परिवार को पूरी तरह समझाए। यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जब तक मरीज को उसके आयाम समझ ना आए, फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है नैतिक तौर पर। बिल्कुल, तब तक वो कंसेंट नैतिक तौर पर खोखली ही मानी जाएगी। हाँ। अब एक और बात, दस्तावेजों में इस चीज का भी हवाला दिया गया है। पिता का दावा था, हालांकि ये कोर्ट में साबित नहीं हुआ, पर उनका दावा था कि ऑपरेशन के ठीक बीच में डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेटिंग रूम से फोन किया था। हाँ, और उनके कहना था कि उस कॉल पर उन्होंने टेस्टिकल निकालने से साफ मना कर दिया था। राइट, उन्होंने कहा था कि वो और परिवार इस बारे में बाद में तसल्ली से सोचेंगे। ये स्थिति उस नैतिक दुविधा को और बढ़ा कर देती है ना। मर्जी के खिलाफ काम हुआ। और दूसरी तरफ एक सर्जन जो सिर्फ एक कैंसर कॉजिंग मांस के टुकड़े को निकालने की जरूरत देख रहा है। सही बात है। तो इन सारी नैतिक दुविधाओं और आरोपों के बाद आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले को किस तरह देखा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड था इस पर? जब इस 18 साल लंबे और भावनात्मक रूप से थका देने वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो अदालत ने अपने नजरिए को सिर्फ ठेठ कानूनी कसौटियों पर रखा। कोर्ट ने ऐसे मामलों में भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस नजीरों पर फैसला लिया। नजीरों से आपका मतलब है प्रेसिडेंट्स? हाँ, प्रेसिडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के ऐतिहासिक केस जेकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का हवाला दिया। इसमें पूरे मेडिकल लॉ का एक सबसे बड़ा स्तंभ शामिल है, जिसे बोलम टेस्ट कहा जाता है। बोलम टेस्ट? ये लॉ की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट लगता है। जो लोग दस्तावेजों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, उन्हें भी ये जानना चाहिए, ये कहाँ से आया था? देखिए, ये बोलम टेस्ट 1957 के केस से निकल कर आया था। इस टेस्ट का मूल आधार ये है कि किसी डॉक्टर की लापरवाही को इस बात से तय किया जाएगा कि क्या उसके जैसा कोई भी दूसरा सामान्य कुशलता वाला, यानी ऑर्डिनरी स्किल्ड प्योर डॉक्टर, उसी स्थिति में वही कदम उठाता। अच्छा, तो मतलब अगर बाकी डॉक्टर्स की राय में वो कदम सही था, तो कानून कहता है कि वो क्रिमिनल लापरवाही नहीं हो सकती? बस यही बात है। कानून डॉक्टर्स के काम का आकलन बाकी डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड से करता है। हाइंडसाइड बायस, यानी बाद में आराम से बैठकर नुक्स निकालने वाले नजरिए से नहीं। ओ, अब समझी। तो उसी बोलम टेस्ट की कसौटी पर वो सर्जन पूरी तरह खरा उतरा। एकदम। 3 सदस्यों वाले उस मेडिकल बोर्ड ने जब अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऑर्किडेक्टमी उस अचानक सामने आई इमरजेंसी में एक बिल्कुल मान्य और बेहतरीन सर्जिकल विकल्प था। बोर्ड के हिसाब से उन्हें वही करना चाहिए था, राइट? हाँ, किसी भी अनुभवी सर्जन को वो 0.7 सेंटीमीटर के डिस्प्लास्टिक मांस को निकाल देना चाहिए था। इस रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही यानी आईपीसी की धारा 336 का आरोप तो पूरी तरह खारिज हो गया। पर कानून की तलवार तो तब भी लटकी थी ना, क्योंकि सबसे संगीन आरोप तो फर्जीवाड़े का था। वही फौजरी वाला आरोप। हाँ, पिता का दावा था कि ऑर्किडेक्टमी शब्द बाद में फॉर्म में अपनी जान बचाने के लिए जोड़ा गया था। अगर डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाता तो सालों की सजा पक्की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़े पर क्या रुख अपनाया? सुप्रीम कोर्ट ने फर्जीवाड़े के आरोप का एकदम फोरेंसिक और बारीक निरीक्षण किया। जब कोर्ट ने उस स्टैंडर्ड छपाईकृत फॉर्म को देखा, तो उसमें एक बेहद छोटा पर सबसे ताकतवर सबूत मौजूद था। सबूत? कैसा सबूत? फॉर्म पर ऑर्किडोपेक्सी और ऑर्किडेक्टमी दोनों शब्द पहले से छापे गए थे और उनके ठीक बीच में एक स्लैश का निशान पहले से मौजूद था।
ये वाला स्लैश। अच्छा, ये फॉरवर्ड स्लैश जिसे हम ऑब्लिक कहते हैं। हाँ, वही। उस स्लैश का मतलब था कि अस्पताल के उस फॉर्म में दोनों प्रोसीजर्स हमेशा से एक विकल्प के रूप में मौजूद थे। अदालत ने पाया कि फॉर्म पर किसी दूसरी स्याही या इंक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मतलब बाद में कुछ लिखा ही नहीं गया। बिल्कुल नहीं। किसी अलग हैंडराइटिंग से उस शब्द को ओवरराइट या इंसर्ट करने का कोई निशान नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बारीक जांच में भी इंटरपोलेशन यानी फर्जीवाड़े का कोई आधार नहीं मिला। इस बात को थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। ये एक छाते के नीचे दो ऑप्शंस रखने जैसा था। अगर बारिश हुई तो एक ऑप्शन और धूप निकली तो दूसरा, और पेपर पर दोनों का जिक्र था। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? जिस तरह से फॉर्म पर एक बॉक्स चेक किया जाता है या ऑप्शन चुना जाता है, ठीक वैसे ही उस वक्त सर्जरी के दौरान जो ऑप्शन जरूरी लगा डॉक्टर ने वो चुन लिया। बस वही हुआ। इन्हीं ठोस कानूनी सबूतों और मेडिकल बोर्ड की क्लीन चिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अदालत ने माना कि उस डॉक्टर पर 2008 से जो क्रिमिनल केस चल रहा था वो सिर्फ कानूनी और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बाप रे, 18 साल का लंबा इंतजार। एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपनी काबिलियत से एक बच्चे की जान बचाई, उसे 18 साल तक कानून की चक्की में पिसना पड़ा। वही ना। इसलिए कोर्ट ने उसके खिलाफ सारी आपराधिक कार्रवाई तुरंत रद्द कर दी, यानी पूरी तरह से क्वैश कर दी। कानूनी तौर पर ये उस सर्जन की बहुत बड़ी जीत थी। कानूनी जीत तो जरूर थी, लेकिन इस गहन विश्लेषण से जो तस्वीर उभरकर सामने आती है वो इससे कहीं आगे तक जाती है। इस केस के दस्तावेज अस्पतालों के मैनेजमेंट और नैतिकता के लिए एक बहुत बड़ा सबक पेश करते हैं। सही बात है। एक ऐसी रूटीन सर्जरी जो मेडिकली बिल्कुल सही थी, हाँ, जो 1-1.5 साल के बच्चे के आने वाले कल को कैंसर जैसे डरावने अंजाम से बचाने के लिए निहायत जरूरी थी, वो सर्जरी सिर्फ और सिर्फ संचार यानी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से देश के सबसे लंबे कानूनी विवादों में से एक बन गई। या असली इन्फॉर्म्ड कंसर्न्ड कभी भी किसी फॉर्म के आखिरी पन्ने पर किए गए दस्तखत तक सीमित नहीं होती। असली कंसेंट तब होती है जब डॉक्टर और मरीज के परिवार के बीच आम भाषा में एक भरोसेमंद चर्चा हो, है ना? एकदम। अगर ऐसी जटिल मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में किसी साधारण इंसान को पहले ही सीधी और साफ भाषा में समझा दिया जाता कि अंदर स्थिति खराब हो सकती है, हाँ, और ऐसे में हमें तुरंत फैसला लेना होगा, हाँ, तो शायद आज हम इन कानूनी दस्तावेजों पर ये डीप डाइव कर ही नहीं रहे होते। बिल्कुल। ये चर्चा श्रोताओं के लिए भी बहुत अहम है। जब भी आम जिंदगी में कोई व्यक्ति किसी अस्पताल जाते वक्त डॉक्यूमेंट्स पर बिना समझे दस्तखत कर देता है, क्योंकि उस वक्त डर और घबराहट होती है। वो एक आम इंसानी फितरत है। परिवार उस वक्त बस बच्चे को ठीक देखना चाहता है। पर ये मुद्दा सिखाता है कि रुक कर मेडिकल भाषा का मतलब आम भाषा में आग्रहपूर्वक पूछना कितना जरूरी है। कानून भले ही डॉक्टर के पेशेवर स्टैंडर्ड की हिफाजत करेगा, पर मरीज का अपने शरीर और प्रोसीजर पर समझाने वाला हक हमेशा प्राथमिक रहना चाहिए। सही बात है। ये सीखने और नैतिक रूप से अपने हक को समझने की बात एक बेहतर मेडिकल फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। इन सभी तथ्यों के बीच चर्चा का अंत करने से पहले एक नया और उत्तेजक विचार आपके और श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हम जिस तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में हैं, जहां एआई और नई वीडियो टेक्नोलॉजी हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है, क्या हमें अब इन लंबे प्रिंटेड और साधारण भाषा से दूर इन पेपर कंसेंट फॉर्म से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ओह, आप वीडियो फॉर्मेट की बात कर रही हैं। बिल्कुल। सोचिए एक ऐसी प्रणाली के बारे में जहां वीडियो रिकॉर्डेड कंसेंट की शुरुआत हो। एक ऐसी स्थिति जहां प्रोसीजर से ठीक पहले एक कैमरा के सामने डॉक्टर बिल्कुल आम, साफ और साधारण भाषा में बीमारी और प्रोसीजर से जुड़े खतरों को समझाएं। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। और मरीज या उसके परिवार वाले अपनी वर्बल यानी मौखिक सहमति उस वीडियो में ही रिकॉर्ड करवाएं। वही तो। अगर ऐसी प्रणाली लागू होती है तो भविष्य में किसी कागज की धुंधली स्याही, फॉर्म के छापे गए शब्दों के हेरफेर या किसी स्लैश पर कोई कानूनी, नैतिक या भावनात्मक सवाल ही ना उठ सकें। इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाएगी और डॉक्टर्स और मरीज दोनों सेफ रहेंगे। सच कहूं तो इन जटिल फॉर्म से आगे बढ़ने का वक्त शायद अब आ गया है। बिल्कुल। इन्हीं सब नए ख्यालों को सिखाते हुए आज की हमारी इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आप सबको ये डीप डाइव जानकारी से भरा लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे अगली बार।